अध्याय 143 एम्बर की हताशा। नादिया की उलझन। अल्फांसो, तुम्हें अपना दिमाग केंद्रित रखने की जरूरत है, एम्बर ने सलाह दी। उसका स्वर दृढ़ और उत्तेजित था। वह इसकी मदद नहीं कर सकी। उसकी आंखें जलन से चमक उठी, उसकी उंगलियां अधीरता से मेज पर थपथपा रही थीं। उसने सिर हिलाया, एक बार फिर कोशिश की लेकिन फिर असफल रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ अम्बर, ये काम नहीं कर रहा है, उसने स्वीकार किया, साथ ही उसकी आवाज में निराशा भी झलक रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। यह उनके लिए भी आसान नहीं था। उसने आह भरते हुए कहा, शायद हमें अगले कदम पर आगे बढ़ना चाहिए और बाद में इस पर वापस आना चाहिए। उसके कंधे थोड़े झुक गए, उसके चेहरे पर एक थका हुआ भाव दिखाई दे रहा था। ये बात वो पहले भी कह चुकी हैं। नहीं, उसने अपना सिर हिलाते हुए तेजी से कहा, मुझे ये सही करने की जरूरत है। उसकी आवाज दृढ़ थी, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से सिकुड़ रही थीं। उसके पीछे चलने और इस महत्वपूर्ण कदम को पीछे छोड़ने की कोई योजना नहीं थी। उसे निराशा महसूस हुई। इस वजह से सब कुछ काफी धीमा हो गया था, भले ही वह दो तत्वों और एस्पेरा को नियंत्रित और संतुलित करने में सक्षम थी। उसके अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ घुमड़ रहा था। देखो, अगर तुम इसके पीछे के सिद्धांत और विधि को समझना चाहते हो, तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, उसने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए पेशकश की। उसकी आवाज हताशा से भरी हुई थी, उसका धैर्य अब जवाब दे रहा था। चूंकि वह पहले ही इसे स्वयं समझने में सफल हो गई थी, इसलिए उसे अपनी टीम के साथी को भी यह समझाने में कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि इससे उन्हें अन्य दो टीमों पर भारी लाभ मिलेगा। मैंने कहा नहीं, अल्फांसो ने इस बार और अधिक तीखेपन से उत्तर दिया। मुझे इसका स्वयं पता लगाना होगा। उसका जबड़ा कड़ा हो गया, उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। आप इसे स्वयं करने पर इतने जोर क्यों दे रहे हैं? उसने मान की, उसकी निराशा फूट पड़ी। उसने गुस्से में अपने हाथ ऊपर उठा दिए, उसकी आवाज ऊंची हो गई। एक सज्जन व्यक्ति के रूप में यह मेरे लिए गौरव की बात है, उसने जवाब दिया। उसका जबड़ा जिद पर अड़ा हुआ था, उसकी आंखें उद्दंड थीं क्योंकि उसने उसकी मदद से इनकार कर दिया था। अगर मैं इस तरह की कोई बात समझ नहीं पा रहा हूँ मैं अपने वंश का नेतृत्व करने के योग्य नहीं हूँ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके स्वर में शांति थी। वे जब भी महिलाओं से बात करते थे तो हमेशा उचित स्वर का प्रयोग करते थे। अंबर की जल्दबाजी पर उन्हें गुस्सा नहीं आया। उन्होंने उसे बताया कि सिगफोर्ड ने उनके लिए ये चुनौती तैयार की थी ताकि वे अपने एस्पेरा पर उच्च स्तर का नियंत्रण हासिल कर सके और आवश्यकता पड़ने पर किसी अजनबी के एस्पेरा के साथ तालमेल बिठा सके। उनकी राय में, यदि वह स्वयं ऐसा करने में सक्षम नहीं होता, तो वह अपने कबीले के लिए और भविष्य में अपने कबीले का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त योग्य नहीं होता। एक उत्तराधिकारी के रूप में निष्पक्ष और स्पष्ट जीत हासिल करना उनकी जिम्मेदारी थी। इसलिए उसके लगातार प्रयासों के बावजूद उसने कभी उसकी बात नहीं सुनी और बार बार कोशिश करता रहा। वह खुद भी एस्पेरा को संतुलित करने की तकनीक हासिल करने में सक्षम होना चाहता था। हालांकि वह समझ गई थी कि वह कहां से आ रहा था और महसूस किया कि वह कुछ हद तक सही था, लेकिन यह उस पर उसकी झुंझलाहट को भी दबा नहीं सका। उसकी मुट्ठियां उसके किनारों पर बंधी हुई थीं, उसकी कनपटी पर एक नस धड़क रही थी। वह नाराज थी। आप हमें धीमा कर रहे हैं, अल्फांसो, एम्बर चिल्लाया। उसकी मुट्ठियां उसके किनारों पर भींच गईं, उसके दांत निराशा में पीसने लगे। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी, जिसने दूसरों का ध्यान आकर्षित किया। ध्यान अल्पकालिक था क्योंकि वे जो कर रहे थे उसे फिर से शुरू कर दिया। मुझे पता है, उसने धीरे से कहा, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो मुझे करना होगा। उसकी आंखें क्षण भर के लिए नर्म हो गईं, उसके स्वर में क्षमा का संकेत था। हालांकि यह उसकी गलती नहीं थी, फिर भी उसे महसूस हुआ कि अपनी क्षमता की कमी के कारण वह उसे धीमा कर रहा था। यदि बड़े सिगफोर्ड ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से काम करने की अनुमति दी होती, तो वह खुशी से एम्बर को नीचे खींचे बिना आगे बढ़ने देते। एम्बर ने उसके माथे पर चुटकी ली। वह वास्तव में इस चुनौती को जीतना चाहती थी। वह हर किसी को अपनी क्षमता दिखाना चाहती थी, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी उसे स्वीकार नहीं किया।
उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए छाया में मौजूद आकृति की ओर गईं, उसकी अभिव्यक्ति सख्त हो गई। इस बीच डैनियल और नादिया अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। नादिया ने बमुश्किल उससे बात की और केवल तावीज़ के भीतर तत्वों और एस्पेरा को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखें ठंडी और हिसाब किताब करने वाली थीं, उसकी हरकतें सटीक और नियंत्रित थीं। हालांकि डैनियल ने उससे बातचीत शुरू करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसने उसे कीड़े की तरह नज़रअंदाज कर दिया। लगातार नज़रअंदाज किए जाने पर वह एक अजीब सी बेचैनी महसूस किए बिना नहीं रह सका। हालांकि चूंकि वह एक लड़की थी इसलिए उसने उससे कुछ नहीं कहा और उससे बात करने की कोशिश करता रहा। छोटी छोटी बातें करने की उनकी कोशिशों को बर्फीली खामोशी का सामना करना पड़ा। उनके शब्द हवा में अजीब तरह से लटक रहे थे। वह ओलिवर की बड़ी बहन थी और उसके और बेला के बराबर थी। वह एक बाधा भी थी जिसे उसे भविष्य में एक दिन पार करना था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कुख्यात मिस्टिक पर्च कबीले से संबंधित थी। ईमानदारी से कहे तो उनके नाम और स्थिति से जुड़ी सभी बुरी अफवाहों के बावजूद उन्होंने कुछ हद तक कबीले की प्रशंसा की। कारण सरल था, उन्होंने कबीले की स्वतंत्रता और भावना की प्रशंसा की। उन्होंने किसी की राय की परवाह नहीं की और बिना किसी से डरे वही किया जो वे चाहते थे। वे शक्तिशाली थे, जरा भी दया दिखाए बिना अपने दुश्मनों को मार डालते थे और यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों के प्रति भी निर्दयी थे। उनकी निर्मम कार्यकुशलता और अडिग संकल्प ने उन्हें प्रभावित किया। योग्यता पर आधारित एक कबीले में यदि आप मजबूत और प्रतिभाशाली निकले तो कबीले में आपको सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। कबीले में क्षमता कभी बर्बाद नहीं होती। स्वयं एक गर्म खून वाले पुरुष के रूप में उन्हें ऐसे कबीले के साथ समानता की प्रबल भावना महसूस हुई। वह अक्सर उनके साधनों और युक्तियों से प्रतिध्वनित होते थे। वह एक दिन एक ओझा बनने की इच्छा रखता था जो अपनी तलवार के घुमाव से किसी भी चीज को टुकड़े टुकड़े कर दे। यही कारण था कि उसे नादिया की बेरुखी और उसके प्रति उदासीन व्यवहार से बुरा नहीं लगा। वह उसकी परवरिश को समझ सकता था। ऐसी स्थिति में जहां भाई बहन शीर्ष पर पहुंचने के लिए एक दूसरे पर निशाना साधते हैं, ये स्वाभाविक था कि वह उनके प्रति इतनी उदासीन थी। शायद केवल ओलिवर और उसके बीच एक ही रक्त से संबंधित जुड़वा भाई बहनों के रूप में कुछ हद तक घनिष्ठता थी, लेकिन उसने शायद ही कभी उन्हें एक दूसरे के साथ बात करते देखा, बातचीत करना तो दूर की बात। फिर भी वह तावीज़ों को गड़गड़ाहट से युक्त एस्पेरा से भरता रहा और उन्हें उसे देता रहा ताकि वह उन्हें संतुलित कर सके। तावीज़ ऊर्जा से चटकने लगे, बिजली की गड़गड़ाहट उनके बीच से एक जीवित तार की तरह गुजर रही थी, और उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसका नियंत्रण निर्दोष था। वह पहले से ही इसके पीछे के सिद्धांत को समझ रही थी। उसने पहले देखा था कि कैसे ओलिवर और एवलिन लगातार विस्फोट कर रहे थे, संतुलन बनाने में असमर्थ थे। हालांकि नादिया अलग थी। इससे पहले कि इससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलने और उनके चेहरे पर विस्फोट होने का एक भी मौका मिले, उसने सीधे अपने बर्फ तत्व से पूरे तावीज़ को जमा दिया। तावीज़ ठंडी चमक के साथ चमक रहा था। बर्फ तत्व ने ऊर्जा को अपनी जगह पर बंद कर दिया था। हालांकि वह उसके सवालों या बातों का जवाब नहीं देती थी, लेकिन जब भी वह उससे बर्फ से बने एस्पेरा से आधा भरा हुआ ताबीज मांगता था, तो वह कभी कभी उसकी ओर एक गुच्छा फेंक देती थी। उसके थ्रो सटीक थे, तावीज़ उसके सामने बड़े करीने से उतर रहे थे। यह उसके लिए स्वयं अभ्यास करने के लिए भी काफी था। तो मैं देख सकता हूं कि आप इतने मजबूत क्यों हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओलिवर इतना मजबूत कैसे बन गया? डैनियल ने अपने बगल में बैठी भावशून्य गुड़िया से एक और सवाल पूछा। उसने प्रतिक्रिया की उम्मीद में उसे ध्यान से देखा। उसने एक बार फिर उसके परेशान करने वाले सवालों का जवाब नहीं दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। उसकी चुप्पी बहरा कर देने वाली थी। उनके बीच एक दीवार थी, लेकिन वास्तव में उसके मन में वह भी इस सवाल पर विचार कर रही थी। इतने कम समय में ओलिवर इतना मजबूत कैसे हो गया? उसे याद आया कि उस दिन भाई बहनों की तीसरी जोड़ी ने उसे कितनी बेरहमी से पीटा था,
और अगर वह उसकी रक्षा नहीं करती तो वह वहीं अकेले ही मर जाता। लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि वह अकेले ही छोटे स्तर के राक्षसों को संभालने और मारने में सक्षम हो गया। ये कुछ ऐसा था जो उसे कुछ समय से परेशान कर रहा था। वह ताकत में इस तेजी से वृद्धि के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सकी। इसका कोई मतलब ही नहीं था। उसने पहले सोचा था कि उसने अपनी आत्मा के बदले अस्थायी ताकत के लिए एक राक्षसी इकाई के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया होगा, लेकिन इसकी अत्यधिक संभावना नहीं थी। किसी कबीले के अंदर एक राक्षस को ढूंढना लगभग असंभव था, खासकर जहां वह रहता था। और दूसरी बात, यदि उसने किसी राक्षस के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया होता और विधर्मी बन जाता, तो उनकी मां ने निश्चित रूप से और तुरंत इस बात पर ध्यान दिया होता। लेकिन चूंकि उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा, तो निश्चित रूप से ऐसा मामला भी नहीं था। लेकिन फिर उस दिन कार में जब उसने अपनी विशेष आंखों से उसे देखने के लिए अपनी विशेष आंखों का उपयोग किया, तो उसके अंदर से कौन सी काली द्वेषपूर्ण ऊर्जा निकल रही थी। यह इतना अशुभ था कि उसका दिल लगभग वहीं फट गया और उसने गलती से उसे मारने के लिए हमला कर दिया, जिसे अप्रत्याशित रूप से उसके नंगे हाथों से भी रोक दिया गया। उस स्मृति ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, उसकी उंगलियां अनायास ही कांपने लगीं। ये सारी स्थिति उसकी राय में काफी जटिल थी, लेकिन वह सीधे तौर पर उससे इसके बारे में पूछने में बहुत उदासीन थी। वह मुझसे बिना पूछे सीधे तौर पर इसके बारे में क्यों नहीं बताता? उसने एक हास्यास्पद विचार सोचा, उसे ये भी नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। कहानी खत्म, अलविदा।